हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की जो सीटी आपकी जो 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो एग्जाम है उसकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। और वैसे आप सभी को पता चल गया कि आपके जो सीटी 12 जो की एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। आप सभी को पता चल गया कि आपकी एग्जाम किस दिन है और कहाँ पर है, ये बात आपको पता चल गई है। देखो विद्यार्थियों, एडमिट कार्ड आपने देख लिया है, लेकिन अब आपको पता है कि अभी हमारे पास अंतिम काफी कम दिन शेष है। लगातार हमारी मैराथन क्लासेज हो रही है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेज लेकर आ गया हूँ। लगभग आपकी 30 मिनट की क्लास होगी, एकदम अच्छे से देख लेना। मैं आपको राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर सब की क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लगभग 30 मिनट की क्लास होगी, पूरा देख लेना। और जो न्यू स्टूडेंट है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है प्रतिदिन डेली आपको स्टडी अलर्ट पे मैराथन इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है। तो एक बार मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सभी, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और क्लास आप पूरी देखोगे ना तो आप खुद कमेंट करके बोलोगे सर जी मजा आ गया। और साथ में आप काउंट करते भी चलना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या करा है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। ये बात आपसे पूछी गई है। देखो आपका जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं है, जैसे विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या फिर मोती महल। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है विजय स्तंभ आपका कहां पर है, ये तो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है। कीर्ति स्तंभ है, ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कुंभा महल कहां पर है, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किंतु परंतु बट लेकिन ये आपका जो मोती महल है ना, ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। तो फिर आप बोलोगे गुरु जी ये मोती महल कहां पर है, तो ये आपका है मेहरानगढ़ के अंदर। कौन से किले में है या फिर कौन से दुर्ग में है, तो ये आपका मेहरानगढ़ में है। कहां पर है, एक सेकंड, मेहरानगढ़ के अंदर है, ये बात ध्यान रखनी है। और मेहरानगढ़ आप सभी को पता है कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपको पूछ लिया जाए विजय स्तंभ कहां पर है, चित्तौड़गढ़, कीर्ति स्तंभ और कुंभा महल कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, मोती महल आपका कहां पर है, मेहरानगढ़ के अंदर। बस ऐसे आपको याद करना है। तो यहां से विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। ये भी एक आपका अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातारी आपकी जो फुलवारी है उसके लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठ या जान कवि, विजयदान देथा या फिर भाऊ भट्ट। तो बातारी आपकी जो फुलवारी है उनके आपके लेखक कौन हो जाएंगे, उनके लेखक हो जाएंगे आपके विजयदान देथा। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। यहाँ पे आपकी जयपुर नगर की स्थापना की बात की जा रही है। जैसे इसमें आपके वास्तुकार कौन थे वो बात पूछी गई है। जैसे मंडन थे, विद्याधर भट्टाचार्य थे, राजवल्लभ थे या फिर दीपक थे। देखो भाई, आप सभी को पता है जयपुर नगर की स्थापना कब की गई, 1727 के अंदर। मैं एकदम आपको अच्छे से समझाऊंगा कब की गई, 1727 में। किसके द्वारा की गई, स्वाई जय सिंह के द्वारा की गई। जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वाई जय सिंह के द्वारा की गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में ये पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1727 में स्वाई जय सिंह के द्वारा की गई, तो उस समय इसका वास्तुकार कौन था जयपुर नगर का। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा, यानी विद्याधर भट्टाचार्य था। कौन था भाई, विद्याधर भट्टाचार्य। विकल्प नंबर 2 राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखो इंडिया जीके के आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको एकदम अच्छे से देख लेना। तो प्रश्न पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की आपकी वह कौन सी नदी है जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। जैसे महानदी है, कृष्णा नदी है, या फिर कावेरी नदी है, या फिर गोदावरी नदी है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 4 राइट हो जाएगा, यानी जो आपकी गोदावरी नदी है इसको दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में आपको पता है दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, राजस्थान में आपको माही नदी है ना, माही नदी जो कर्कट रेखा को 2 बार काटती है, उसको राजस्थान में दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में कबीर के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। जैसे दादू दयाल, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो राजस्थान का जो कबीर है वो आप सभी को पता है दादू दयाल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दादू दयाल जी को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 बताने वाले सारे सारे राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न कि गल ग्रंथ या फिर थायराइड ग्रंथ है, इसका प्रमुख कार्य क्या है। ये एक अच्छा लेवल का प्रश्न बना है भाई। ये आपके साइंस का क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके डाले हैं, जितने भी सब्जेक्ट है सब के क्वेश्चन डाले हैं। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि आपकी जो गल ग्रंथ है या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं थायराइड बोलते हैं, तो इसका प्रमुख क्या कार्य क्या होता है। रक्तचाप को नियंत्रण करना, प्रजनन प्रणाली को नियंत्रण करना, उपाचय का नियंत्रण करना, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो गल ग्रंथ यानी थायराइड का आपका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा उपाचय का नियंत्रण करना, यानी विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 बताने वाले सारे सारे
राइट हो जाएंगे। वेरी गुड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि बस्सी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये एक आपका अच्छा लेवल का प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य है, ये राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है। टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालोर। तो बस्सी आपका कहां पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुरुजी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। कहां पर है भाई, ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। मैं बोल रहा हूँ राजस्थान की जो जलवायु है ना, इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना। जलवायु से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। एक तो राजस्थान की सामान्य जलवायु है, एक आपका व्यक्तिगत वर्गीकरण है, जैसे कोपेन, थॉर्नवेट है, इन सभी को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि BSHW कौन सा दर्शाता है, ये बात पूछी गई है। तो आप सभी को पता है डूंगरपुर में तो कौन सी पाई जाती है, डूंगरपुर में तो AW पाई जाती है। आप सभी को पता है बीकानेर और गंगानगर जो क्षेत्र है ना, उसमें कौन सी पाई जाती है, उसमें आपकी पाई जाती है BWHW पाई जाती है। लेकिन BSHW है ना, ये आपकी जालोर में पाई जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, जाखम, माही तथा इरु ये तीनों नदियां राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक तो आपकी जाखम है, एक माही है, एक इरु नदी है। ये जो 3 प्रकार की नदियां है ना, ये आपके राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है या फिर किस जिले का निरूपण करती है। एक ही बात है भाई, उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़, करौली। तो ये आपके करेगी प्रतापगढ़ का। आप सभी को पता है जाखम नदी प्रतापगढ़ में बहती है, माही भी प्रतापगढ़ में बहती है। तो ये सभी नदियां कहां पर बहती है, प्रतापगढ़ के अंदर बहती है। विकल्प नंबर आपका यहां से 3 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करना, एक सिंगल क्वेश्चन को आप मिस मत करना। अंत में आप बोलोगे सर जी मजा आ गया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कितने सेंटीमीटर या फिर राजस्थान की कितनी किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यानी राजस्थान की कितनी सीमा है वो आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है, या फिर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, वो एक ही बात है दोनों। क्योंकि राजस्थान एकमात्र पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वो कितनी लगाता है, जैसे 970, 1042, 1120, 1070। तो ये आपकी हो जाएगी 1070। कितनी हो जाएगी, 1070 हो जाएगी। विकल्प नंबर आपका यहाँ से 4 राइट हो जाएगा। यानी आप सभी को पता है राजस्थान पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है, 1070 लगाता है। और राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है ना, ये 6920 है। इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे 1070 तो आपकी किसकी हो गई, 1070 तो आपकी हो गई अंतर्राष्ट्रीय यानी पाकिस्तान के साथ। और 4850 है ना, 4850 ये आपकी हो गई अंतर्राज्य, जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये जो आपके राज्य है ना इनके साथ हो गई। इनमें से पंजाब के साथ राजस्थान कम लगाता है और आपके मध्य प्रदेश के साथ ज्यादा लगाता है। ये बात भी ध्यान रखनी। इन दोनों को अगर आप काउंट करोगे ना तो आंकड़ा आपका 6920 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि कांकरेज एक प्रकार की नस्ल है। देखो ये आपकी ज्योग्राफी में एक टॉपिक लगता है प्रमुख पशु संपदा, इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हाल ही में जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था ना, वहां पे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे भाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पशु परिचय का एग्जाम है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो कांकरेज एक किसकी नस्ल है, ऊंट की नहीं है, बकरी की भी नहीं है, भैंस की भी नहीं है। तो ये आपकी हो जाएगी गाय की। किसकी नस्ल है, गाय की। गाय की प्रमुख नस्लें और है, जैसे एक आपको पूछ लिया जाए राठी, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है, ये भी गाय की नस्ल है। एक आपकी आती है थार पारकर। कौन सी आती है, थार पारकर, ये भी गाय की नस्ल है। एक आपकी आती है गिर, ये भी किसकी नस्ल है, ये भी गाय की नस्ल है। ये प्रमुख नस्लें, बस इनको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक बात तो आपको मैं और इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये जो आपके कथन वाले प्रश्न है ना, सीटी के एग्जाम में कन्फर्म 10 प्रश्न ऐसे आएंगे। हाल ही में जो सीटी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी हर शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट का पेपर उठाकर देख लो, हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुआ था। एकदम सही बात है भाई। ये 1506 ईस्वी में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली, ये भी सही बात है, 1506 में ली थी। इनके उपदेश सिम्बुधड़ा व कोंडा, सिम्बुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, ये भी सही बात है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। सिम्बुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ है, ये किससे संबंधित है, तो ये आपके जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, यानी जसनाती से संबंधित है। तो ये तीनों कथन तो सही है। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये बात गलत है भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि गंगाधर शब्द में कौन सा समास है। ये आपका अच्छा प्रश्न है भाई। जैसे गंगाधर आपको शब्द दे रखा है, इसमें आपका कौन सा समास है, यह बात आपसे पूछी गई है। भव्य, क्रमधारे, तत्पुरुष, द्वंद्व है।
तो इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपका देखो गंगाधर शब्द है ना, इसमें आपका हो जाएगा भव्य समास। कौन सा समास हो जाएगा? भव्य समास हो जाएगा। एक आपका आता है नाम नीलकमल, नीलकमल, ठीक है, ऐसा नाम आता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका क्रमधारय समास होता है। एक आपको देखो जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, दिन रात, नाम दे दिया दिन रात, ठीक है, या फिर नाम दे दिया माता पिता, क्या नाम दे दिया? माता पिता, या फिर नाम दे दिया आपको दाल रोटी, ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम दे दिया आपको दो टाइप से। तो उनमें हमेशा कौन सा समास होता है? तो उनमें हमेशा आपका द्वंद्व समास होता है। और एक बात ध्यान रखना, द्वंद्व जो आपका समास है ना, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके क्या होते हैं? दोनों पद है वो आपके क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला कि गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है भैया आपके इंडिया जीके से। और इंडिया जीके की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, 15-20 क्वेश्चन बनेंगे। तो गेंडों के लिए आपके गेंडे के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा काजीरंगा अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य हो जाएगा? काजीरंगा अभयारण्य। और अगर आपको पूछते जाए कि काजीरंगा अभयारण्य ये कहाँ पर है, तो ये आपका आसाम के अंदर है, ठीक है। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि वर्षा ऋतु में मानसून की हवाओं की दिशा क्या होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये इंडिया जी के और राजस्थान जी के दोनों से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्षा ऋतु में मानसून की हवाएं है, मानसून की हवा होती है, उसकी दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। तो मानसून आता है ना, उसकी दिशा हमेशा देखना आपकी क्या होती है। ये मान लो उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, ये आपकी दिशा होती है। तो उसकी दिशा हमेशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से होती है, ऐसे, और वो ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे वो प्रयास करेगा, यानी विकल्प नंबर 2 राइट हो जाएगा। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये बात ध्यान रखनी है। तो राजस्थान में आप सभी को पता है दक्षिण में कौन सा जिला है? दक्षिण में आपका जिला है भाई बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा है। तो सबसे पहले आपका मानसून प्रवेश है ना, वो बांसवाड़ा में करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद ये जानकारी क्या कहलाती है? ये देख लो, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, यानी सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले हैं, बस आपको एकदम अच्छे से क्लास को देखना है। तो कंप्यूटर में आपकी है इनपुट के बाद की जो जानकारी है वो क्या कहलाती है? प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा। तो वो आपकी डेटा कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है भाई? डेटा कहलाती है। विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा रे? 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला है कि ALU कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। जैसे ALU है ना, ये ALU, ये आपके कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा होता है? एप्लीकेशन, रोम, रैम, प्रोसेसर। तो ये आपका किसका हिस्सा होता है? तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके प्रोसेसर का हिस्सा होता है। ALU है ना, ALU, ये आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है ना, उसका एक भाग है या फिर उसका एक हिस्सा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया कि किस तत्व की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? विल्सन रोग किसकी अधिकता से हो जाता है? तो आप सभी को पता है, यह आपके तांबा, यह आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 3 राइट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या? ये ठीक है, मांडो की पाल किस खनिज के लिए या फिर किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैं बोल रहा हूँ इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो। चाहिए एग्जाम में कन्फर्म आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खनिज से है ना, खनिज आपका टॉपिक है ना, एक तो खनिज टॉपिक हो गया, एक ऊर्जा टॉपिक हो गया। इनको विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल भी, वो इनको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आजकल जो सीट का एग्जाम हो वहाँ पे इनसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। खनिज और ऊर्जा को एकदम अच्छे से पढ़ लेना। मांडो की पाल है ना, ये आपकी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके हो जाएगी फ्लोराइड के लिए। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के लिए। एक आपकी आती है मोरिजा बनोर, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आपके लोह एशिया के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोह एशिया के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन। हाँ, क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैं आपको एकदम अच्छे से करवाऊंगा। अगले की नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान का जिले कौन से हैं? या फिर नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राजस्थान के जिले बताने हैं। हनुमानगढ़ गंगानगर है, चूरू झुंझुनू है, जोधपुर नागौर है, सांचौर बाड़मेर है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखो आप सभी को पता है नर्मदा नहर परियोजना है ना, ये आपके इनके जो लाभान्वित जिले हैं ना, ये आपके हो जाएंगे सांचौर हो गया। सांचौर याद कर लो या फिर जालोर याद कर लो, एक ही बात है भाई। सांचौर याद कर लो या फिर जालोर कर लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि सांचौर न्यू जीके के अनुसार है और जालोर ओल्ड जीके के अनुसार है। और इसके साथ में आपका कौन सा आता है? बाड़मेर आता है। और बाड़मेर सबसे ज्यादा लाभान्वित है, बाड़मेर को सबसे ज्यादा लाभ होता है उससे उत्पादन। सब सर्वाधिक लाभ किसको उत्पादन होता है? बाड़मेर को। तो यहाँ पे विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, यानी नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले आपके सांचौर और बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया? हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके लिए एक ही
क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा शानदार है। हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रामकताओं से राज्यों को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है हुड्डा सम्मेलन है, ये आपका हुआ था 1734 में। और हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की थी जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था ना वो आपका था भाई मराठों के बढ़ते आपके हस्तक्षेप को रोकना। मराठों का जो प्रभाव बढ़ रहा था ना उसको रोकने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? शुष्क खेती कहाँ पर है भाई? पूर्वी भागों में, दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो देखो भाई आप सभी को पता है राजस्थान के कौन से भाग में वर्षा कम होती है? जैसे दक्षिणी भाग में वर्षा कम थोड़ी ना होती है, दक्षिण भाग में तो सर्वाधिक वर्षा होती है। जैसे आपका झालावाड़ वाला जिला आ गया, ठीक है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जिला आ गया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो ये तो आपका वैसे भी नहीं होगा। राजस्थान में झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आपको पता है। और इसमें भी दक्षिण भाग आ गया, तो ये भी नहीं होगा। पूर्वी भाग में वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि पूर्वी भाग में ठीक ठाक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे नदियाँ भी बहुत सारी जाती है, जैसे चंबल, बनास, ये सभी नदियाँ जाती है, तो वहाँ पर भी नहीं होगी। तो ये आपकी होगी पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में आपको पता है ये राजस्थान है, तो इस भाग में ना आपका सिर्फ मरुस्थल है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। इस साइड में क्या है आपकी, क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पे नदियां भी नहीं है और यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है, तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, शुष्क खेती ये प्रचलित होती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, यानी पश्चिमी भाग में आपकी शुष्क खेती प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला कि निम्नलिखित संतों में किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? ये एक अच्छा प्रश्न भी। निम्नलिखित में संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था? देखो लालदास, चरणदास, सुंदरदास, सहजोबाई। देखो ये सभी आपको पता है, ये सभी संत आपके, वो सभी संत क्या है आपकी मेवाती बोली से संबंधित है। लेकिन जो सुंदरदास है वो आपकी संबंधित नहीं है, या फिर उन्होंने क्या नहीं किया था, मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। बाकी लालदास, चरणदास, ये सभी क्या है, ये आपके मेवाती बोली से संबंधित है। जैसे लालदास जी, इन्होंने क्या किया था, लालदासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? लालदासी संप्रदाय चलाया था। चरणदास जी, उन्होंने कौन सा चलाया था? उन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया था। ये भी बात आपको साथ में ऐड करनी है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ये एक अच्छा प्रश्न है। हिंदी में इस टाइप के क्वेश्चन आपके कन्फर्म बनेंगे। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह आपको जो दिया गया है शब्द, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, या फिर अवयव है? तो ये क्या हो जाएगा, ये बताना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका है सर्वनाम। ये जो आपका शब्द है ना, कौन सा शब्द है गुरुजी? यह शब्द। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला कि उदयपुर जिले में स्थित वह अभयारण्य जो बगेरा के लिए प्रसिद्ध है, जहां रूठी रानी का महल है। तो ये आपका है जयसमंद अभयारण्य। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आपको करवाया था, वापस आपका रिपीट हो गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शुष्क सागवान के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अब आप ऐसा मत करना कि गुरुजी शुष्क वाला पश्चिम में हो जाएगा, शुष्क तो पश्चिम में है ना, ऐसा नहीं होगा भाई। सागवान के वन है ना, सागवान के वन वो आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। सागवान के वन हमेशा याद रखना, राजस्थान के दक्षिणी भाग, यानी मैंने आपको बताया था ना राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, तो वहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। तो कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिणी भाग हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से है? इंडिया जी के से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के अभी स्टार लगा लो। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिलों के नाम बताने हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। तो इसमें आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। यानी सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले आपके हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यानी विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला कि राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है? देखो फड़ चित्रण के लिए पूछा है। प्रतापगढ़ कोई फड़ चित्रण के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रतापगढ़ तो आपका थेवा कला के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री के लिए। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा है ना आपका, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा ये आपके फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण के लिए। भीलवाड़ा का एक क्षेत्र आता है आपका शाहपुरा। कौन सा क्षेत्र आता है? शाहपुरा। वो आपका क्या है? वो आपका फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। अगर ऑप्शन में भीलवाड़ा मिले तो भीलवाड़ा करना, अगर ऑप्शन में भीलवाड़ा नहीं मिले तो आप शाहपुरा कर देना। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला कि राज्य सूचना आयोग के किस विभाग के अधीन कार्य करता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। राज्य सूचना आयोग है ना, वो आपका किस विभाग के अधीन कार्य करता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, गृह विज्ञान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी राज्य सूचना आयोग है ना, इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना। जैसे आप सभी को पता है राज्य सूचना आयोग का आपका कब हुआ था गठन, यह आपका हुआ था अप्रैल 2006 में। और सबसे पहले राज्य सूचना आयोग को अपनाने वाला राज्य कौन सा था, राजस्थान था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो कन्फर्म बनेंगे, तो ये पूछा है कि ये किस विभाग के अधीन कार्य करता है, तो ये आपका करता है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत। राज्य सूचना आयोग है ना, वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विकल्प नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है। ये आपके साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या फिर वसा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। यानी पेलाग्रा रोग है, ये किसकी कमी से होता है, तो ये आपका गुरुजी विटामिन की कमी से होता है। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से कारण होता है या फिर किसकी कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन की कमी से होता है। विकल्प नंबर 1 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान की जलवायु के संबंध में आप निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और फिर आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो भी, हमें इनको पढ़ना है एकदम अच्छे से। जैसे ये कथन वाले प्रश्न, इनको मैं बोल रहा हूँ एकदम अच्छे से पढ़ लेना, आप कन्फर्म आएंगे एग्जाम में। तो देखो क्या बात बोली गई है, राजस्थान की जलवायु दशाएं एवं वर्षा की अधिशयता प्रकट करती है। राजस्थान की जलवायु है, दशाएं है एवं वर्षा की अधिकता ये प्रकट करती है। सही बात है भाई। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। सही बात है। पश्चिमी मरुप्रदेश है, मरुस्थल है, यहाँ पे आपको पता है सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर साइड में, तो ये भी सही है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रवाही पवनों का आकर्षित प्रवेश है। ये गलत है, ये कोई जरूरी नहीं है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी 1 और 2 और 4 ये 3 कथन आपके सही है। विकल्प नंबर आपका कौन सा है, 1 2 3 4, यानी सी राइट हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन को आप राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बीहड़ नहीं, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक तो आपका होता है बीड, एक तो क्या होता है बीड, एक आपका होता है बीहड़, एक क्या होता है बीहड़। तो बीहड़ है ना, ये तो चंबल जो नदी है ना, उसकी भूमि को कहा जाता है, उसके अपवाद क्षेत्र को बीहड़ कहा जाता है। एक होता है बीड, बीड है ना, बीड ये एक स्थानीय चारगा का नाम है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे सिक्कर हो गया एक तो शेखावाटी का, और फिर ये जोधपुर है, ये मारवाड़ का क्षेत्र हो गया, ये फिर बीकानेर हो गया। सबसे ज्यादा है ना ये तो शेखावाटी में देखने को मिलती है। जैसे सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, फिर आपके जोधपुर, फिर बीकानेर, इनमें पाई जाती है। तो बीड आपका क्या हो जाएगा, एक स्थानीय चारगा का नाम हो जाएगा, और ये शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल है। ये अच्छा प्रश्न पूछा आपसे, यह आपसे अच्छा प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल है, जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज, ये बताओ भैया आप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें देखो आपको पता है रब्बी की फसल, अरे रब्बी की फसल आपको पता है रब्बी की सबसे मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं है। तो आपको खुद को पता है, आप गेहूं के साथ सरसों नहीं बोते हो क्या। आप जब गेहूं की खेती करते हो या फिर गेहूं की बुआई करते हो उसी टाइम सरसों की करते हो ना, बिल्कुल करते हैं गुरुजी। तो फिर सरसों किसकी फसल हो जाएगी, तो गेहूं रबी की है तो सरसों किसकी होगी, सरसों भी आपकी रबी की होगी। तो विकल्प नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न क्या है कि अलख्य संप्रदाय की स्थापना किसने की। ये एक अच्छा प्रश्न है। अलख्य आपका जो संप्रदाय है इसकी स्थापना पूछिए आपसे, जैसे चरणदास ने, संतदास ने, या फिर लालगिरी ने, या फिर भोलेनाथ ने। तो अलख्य संप्रदाय है, इसकी स्थापना आपकी गई थी लालगिरी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, लालगिरी के द्वारा की गई थी। लालदासी संप्रदाय अलग है जिनकी स्थापना लालदास ने की थी, और अलख्य संप्रदाय अलग है जिनकी स्थापना लालगिरी ने की थी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बताओ भाई। सुगन चिड़ी है, इस सुगन चिड़ी है वो किस सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। जैसे आयड़ माता, स्वांग्या माता, शीतला माता, या फिर नागचड़ी माता। तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी स्वांग्या माता को। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, स्वांग्या माता का। ठीक है, स्वांग्या माता ये जैसलमेर की आपकी कुलदेवी हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो विकल्प नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि रम्मत के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और फिर सही कथन बताइए। ये एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। तो रम्मत के बारे में हमें बताना है कि कौन सा आपका सही है कौन सा गलत है। देखो भाई, यहाँ पे देखो कथन 2 दे रखे। एक तो है कि
मन्नीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेर जिन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की थी आदि रम्मत के प्रमुख है। ये सही बात है। रम्मत जैसलमेर, फलौदी तथा बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित होती है। सही बात है, बीकानेर जैसलमेर की रम्मत प्रसिद्ध है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। दोनों कथन आपके लिए क्या सही है, यानी विकल्प नंबर आपका, हाँ विकल्प नंबर यानी आपका 4 है, ये राइट हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सही है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संपंडित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः है। ये एक अच्छा आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना। देखो अगर आपको पूछ लिया जाए सीएनजी है ना, इसका प्रमुख नाम क्या है, सीएनजी है इसका प्रमुख नाम क्या है, तो इसका प्रमुख नाम क्या हो जाएगा, संपंडित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, ये मुख्यतः क्या है, एथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है। तो ये प्रमुखतः मुख्यतः क्या हो जाएगी, इसमें आपका विकल्प नंबर 3 राइट हो जाएगा, यानी ये क्या है, मीथेन है। लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सीएनजी का पूरा नाम, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, संपंडित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, हवा महल के बारे में आप निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। मैं बोल रहा हूँ खतन वाले प्रश्न कन्फर्म आएंगे, एकदम अच्छे से पढ़ लेना भाई। देखो भाई, कथन बताना कि कौन सा आपका सही है। देखो हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, सही बात है। हवा महल महाराजा स्वाई प्रताप से द्वारा बनवाया गया था, डेट भी याद रखना 1799 में, ये भी बात सही है। हवा महल में 983 झरोखे या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं, ये गलत है भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 2 है ना, ये आपके सही हो जाएंगे, बाकी आपके है ना वो गलत हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से 3 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैंने कथन वाले ज्यादा प्रश्न इसलिए डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कथन वाले एग्जाम में ज्यादा आएंगे। तो महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है या फिर कौन सा कथन सही नहीं है। देखो सूर्यमल मिश्रण है ना, इनको आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। राजस्थान का राज्य कवि किसको कहा जाता है रे, सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। वंश भास्कर इनका प्रमुख प्रसिद्ध महाकाव्य, सही बात है। वंश भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, क्या किया था, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया था, सही बात है, क्योंकि ये बूंदी से संबंधित है। उसके बाद देखिए बूंदी के शासक महाराव उमेद सिंह के दरबारी कवि थे, ये गलत है क्योंकि ये कोई दरबारी कवि नहीं थे उमेद सिंह के। उन्होंने रामरन जाट नामक खंड काव्य की रचना की थी, ये भी सही है। यानी 1 2 3 1 2 4 सही है, 3 है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि महोदय शब्द में कौन सी संधि है। देखो आपकी लगातार डिमांड थी ना कि हिंदी के प्रश्न कहाँ पर है, तो ये हिंदी का प्रश्न भी आ गया है कि महोदय शब्द में कौन सी संधि है। अयध्य है, गुण है, वर्दी है या फिर व्यंजन है। तो महोदय शब्द में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, महोदय शब्द में गुरुजी आपकी गुण संधि हो जाएगी। ध्यान रख लेना कौन सी संधि है, गुण संधि है। चलो एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको कमेंट करके बताना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है और आप क्लास को कहाँ तक देखते हो, एकदम अच्छे से एंड तक या फिर लास्ट तक देखते हो क्या, वो मुझे भी पता चले। तो कमेंट में आपको क्या करना है, आपको कमेंट में ये बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद है। ठीक है, स्वर संधि के भेद बताने, साथ में उनके जो जितने भी आपकी भेद है ना स्वर संधि के, 2 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी भेद है ना, उनके साथ में नाम भी लिखने हैं। ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। लोहागढ़ दुर्ग है ना, ये बात ध्यान रखना, लोहागढ़ एक आपका क्या है, पारिक दुर्ग है। क्या है, जिसकी चारों ओर है ना खाई होती है, उसको क्या कहा जाता है, पारिक दुर्ग कहा जाता है। ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये कहाँ पर है, ये बात पूछी गई है। जैसे सवाईमाधोपुर में है, धौलपुर में है, भरतपुर में है, अलवर में है। तो लोहागढ़ दुर्ग आपका हो जाएगा भरतपुर के अंदर। कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा सूरजमल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको साथ में ऐड करनी है। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला कि वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन। अभी वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो ये साइंस से प्रश्न पूछा गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी क्या हो जाएगी आपकी उत्तरदायी हो जाएगी, किसके लिए, हरित ग्रह प्रभाव के लिए हो जाएगी। यानी विकल्प नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी आपको बतानी है भारत में कौन सी है। हिमाचल है, विंध्याचल है, अरावली है या फिर सह्याद्री है। तो सबसे प्राचीन आपकी पर्वतमाला कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी अरावली। अरावली सबसे प्राचीन है, ध्यान रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अरावली की टोटल लंबाई 690 है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550। ये भी बात साथ में ऐड करनी है। अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में है, सॉरी कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ से 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो।
उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। जवाहरलाल नेहरू, DBR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका विकल्प नंबर 1 राइट हो जाएगा, यानी संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विकल्प नंबर 1 बताने वाले सारे के सारे राइट हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना। पंडित जवाहरलाल जी जो नेहरू है, इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना। इनसे संबंधित सीटी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में कम से कम 7-8 प्रश्न आए थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पेपर दोनों के साथ में बने हैं, ग्रेजुएट लेवल और सीटी 12 लेवल, तो इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लगभग मैंने आपको 30 मिनट की क्लास है ये ली थी, तो क्लास बताना कैसी लगी, और मैंने जो आपको कमेंट बोलने के लिए जो आंसर दिए थे वो आंसर करने हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी जो न्यू क्लास है वो आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।